नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बात की थी राजनीतिक न्याय के बारे में कि देश में हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से समान राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त है। तो ये है राजनीतिक न्याय। अगर हम एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करें तो दूसरी चीज ये कि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजनीतिक रूप से यानी जो भी राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति के अधिकार हैं, उन अधिकारों को उसको देने के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि साहब आप जम्मू कश्मीर में रहते हो तो आपको ये अधिकार नहीं है, और आप कन्याकुमारी में रहते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है, या आप भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा, या आप उत्तर पूर्व में रहते हैं या पश्चिम में रहते हैं, मतलब कहीं भी आप रहते हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप आवश्यकता से अधिक गोरे हैं, या मतलब इस तरीके की चीजें। बल्कि जो भी राजनीतिक रूप से जो भी चीजें, जो भी अधिकार लोगों को मिले हुए हैं वो समान रूप से मिले हुए हैं, एक समान। जैसे मताधिकार है। अब आपको 18 साल का कोई भी वयस्क व्यक्ति, हमारे यहाँ वयस्कता की उम्र 18 साल है, तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है वो उसको मताधिकार प्राप्त है। इसी तरीके से कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ जो है योग्यताओं को पूरा करता है, मतलब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उन योग्यताओं को पूरा करता है, तो उन योग्यताओं को पूरा करके वो विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। मतलब विधानमंडल जो होती है आपकी विधानमंडल, विधान परिषद, जो विधानसभा राज्य स्तर पर, या आपका संसद में सदस्य बन सकता है, या कोई ऐसी जो उन योग्यताओं को पूरा करता है वो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो उसके लिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। वो बात अलग है कि आप लोगों को पता है कि आजकल राजनीति किस स्तर की है। मैं शायद एक लोकल चुनाव भी ना लड़ पाऊं, या लड़ूं तो जीत पाऊं, लेकिन संविधान ऐसा नहीं कहता है। संविधान के लिए मैं और देश का कोई राजनेता दोनों बराबर हैं, एक ही जगह पर हैं। वो यही कहता है कि आपको भी इतना ही राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक समानता है जितना कि उसको। तो ये हमने बात की कि राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक न्याय के बारे में। ज्यादा आप लोग अगर इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अब आज के अध्याय में हम बात करेंगे आर्थिक न्याय की। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, या कहिए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अगर बीमार पड़ता हूं तो जिस अस्पताल में मैं जाऊंगा अपना इलाज कराने, क्या देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी भी उसी अस्पताल में जाएंगे इलाज करवाने? या एक कोई भी, यहाँ पर नाम सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए मैंने नाम लिया है, हम किसी को, किसी का भी नाम ले, किसी को भी यहाँ पे रख लेते हैं। एक आम नागरिक जिस बाजार से सब्जी खरीदता है, क्या उसी बाजार से कोई करोड़पति, अरबपति व्यक्ति, बिजनेसमैन भी सब्जी खरीदता है? क्या आप उसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं जिसमें किसी अरबपति का बच्चा, करोड़पति का बच्चा पढ़ता हो? तो जवाब होगा सब बातों का नहीं। अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप हर बार हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं क्या, एक आम आदमी मतलब, तो शायद ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, उन्होंने ढंग से हवाई जहाज देखा भी नहीं होता, होता कैसा है, यात्रा करना तो दूर की बात है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही दिन में 3 बार कहीं आते जाते हैं और उसमें भी उनको हवाई जहाज चाहिए होता है, मतलब होता है उनके पास उपलब्ध है वो सुविधा। तो कहने का मतलब ये है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि जिस लाइन में लग करके मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करूं, यानी एक आम आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग करे,
देश के प्रधानमंत्री भी शायद उसी लाइन में लग के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, राष्ट्रपति भी उसी लाइन में लग के मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर तो राजनीतिक समानता की बात है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देश के राष्ट्रपति हैं। और आपने कई बार देखा भी होगा कि ये चीजें होती भी हैं कि कोई सांसद महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो जाते हैं और लोगों के साथ लाइन में लग करके कि नहीं साहब हम भी लाइन में लग के ही वोट डालेंगे। तो ये चीजें आपने देखी भी होंगी, हालांकि सबको पता होता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, कुछ नहीं है, लेकिन मतलब करते हैं या वहां पे कराया जा सकता है, क्योंकि भाई आप होंगे, आप प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो ठीक है, जब बात यहाँ पर आ जाती है आर्थिक उसकी, तो क्या आर्थिक रूप से समानताएं हैं? जितने अभी मैंने क्वेश्चन आपसे किए, जो मैंने आपसे बात कही, तो सबका जवाब होगा नहीं। अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो मैं जाऊंगा एक सरकारी अस्पताल में, अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास भी जाऊंगा तो देखूंगा पहले कि उसकी फीस 50 रुपए है, 100 रुपए तो नहीं है। अगर दो विकल्प अवेलेबल है कि एक 100 रुपए लेता है, एक 50, तो कहूंगा पहले 50 वाले को दिखा लेता हूँ, शायद ठीक हो जाए, 100 ना खर्च करने पड़े। देश का सबसे अमीर व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो वो देश के सबसे बड़े डॉक्टर को बुला लेगा, अगर उसको छींक भी आ गई तो उसकी फीस चाहे 1 लाख रुपए हो एक बार की, कहेगा नहीं आप मुझे देख के जाइए, जबकि छींक आ गई तो अपने आप भी ठीक हो जाएगी। तो ये है आर्थिक असमानता हो गई है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान ये कहता है कि व्यक्ति को ना सिर्फ राजनीतिक रूप से समान होना चाहिए, बल्कि उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से भी समान होना चाहिए। न्याय जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता है किसी के साथ, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या चाहे वो सामाजिक रूप से हो। भारत के संविधान की अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले बात करती है आर्थिक समानता की, फिर बात करती है मतलब आर्थिक न्याय की, फिर बात करती है सामाजिक न्याय की, और सबसे आखिर में बात करती है राजनीतिक न्याय की। क्यों? कि यदि आप आर्थिक रूप से समान नहीं है, आपको समान अवसर उपलब्ध नहीं है, तो राजनीतिक रूप से समान अवसर उपलब्ध होने का कोई मतलब नहीं है। तो आज के अध्याय में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हाँ हम राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, अगले अध्याय में हम बात करेंगे सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में। आज हम बात करेंगे आर्थिक न्याय के बारे में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। अब आर्थिक न्याय क्या होता है, उसका होना मतलब आर्थिक रूप से सबको समान अवसर प्रदान करना, समान रूप से चीजों का उपलब्ध होना कितना ये जरूरी है। संविधान के ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमें आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से समान बनाते हैं, और आखिर इसका महत्व क्या है। जैसे मैं हालांकि अभी आपको बता चुका हूं, तो इन्हीं सब चीजों को हम समझेंगे आज के अध्याय में। चलिए एक एक कर बात करते हैं। तो साथियों देखिए, जब हम बात करते हैं कि आर्थिक न्याय क्या है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो आप कहेंगे कि साहब फिर तो आर्थिक न्याय ये है कि मुकेश अंबानी जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनसे सारा पैसा ले लिया जाए और सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, कि भाई सबको मिल जाएगा, शायद जनसंख्या को 1-1 करोड़ रुपए सबको मिल जाए, पूरी जनसंख्या को 1-1 लाख मिल जाए, जो भी मतलब है, और सबको बराबर पैसे मिल जाएंगे, सबके पास बराबर पैसे होंगे, सब समान हो जाएंगे अपने आप ही। या ऐसा कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए कि साहब आपको 20,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी, ना इससे ज्यादा मिलेगी ना इससे कम मिलेगी, आप जो है इसी यही आपको मिलेगी और इसी में आपको अपना काम चलाना है। जब सबको सबकी इनकम बराबर होगी तो सब उसी तरीके से रहेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं। मुकेश अंबानी अगर आज देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो इसके लिए उन्होंने मेहनत की है, अपना दिमाग लगाया है, बिजनेस किया है। या अगर कोई व्यक्ति है जो
मान लीजिए कोई व्यक्ति कैबिनेट सचिव, केंद्रीय कैबिनेट सचिव है, तो सबसे ज्यादा तनख्वाह होती है ये गवर्नमेंट ऑफिसर की, केंद्रीय कैबिनेट सचिव की, उस सबसे ज्यादा, उससे ऊपर किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। तो वो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचा है। और अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी मजदूर है, तो 500 रुपए वो कमा रहा है, वो उसकी अपनी मेहनत है। तो ये तो न्यायोचित नहीं है कि हम ऐसा कर दें। लेकिन कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक नीड्स जो सबकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करना, ये हम मतलब जो है हम लोगों की संविधान की जिम्मेदारी है कि आप देश में उन सब चीजों को पूरा करें। कैसे? स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, ये सब चीजें सबको चाहिए। सिक्योरिटी, हॉस्पिटल, खाना, ये सब चीजें भी सबको चाहिए। कोई भी हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, अस्पताल किसी को भी जाना पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबको चाहिए होते हैं, खाना सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, शुद्ध पानी सबको चाहिए, टाइम पर इलाज मिल जाए, ये सबको चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सक्षम है अपने आप में वो तो कर लेगा, लेकिन जो सक्षम नहीं है आखिर वो कहाँ से लाएगा? उसके लिए हमारा संविधान व्यवस्था करता है कि आपको ये राज्य जो द्वारा जो है आपको प्रदान किया जाएगा। अब जैसे क्या होता है कि जो मिडिल क्लास वर्ग है, मध्यम वर्ग है, या जो गरीब व्यक्ति है, अब वो तो अपने आप पता चले कि बुखार भी आ जाए, तो कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बुखार भी आ जाए तो वो दवा नहीं खरीद सकता है अपने आप से 100 रुपए की। तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है, ठीक है भाई, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, डिस्पेंसरी में चले जाइए, या क्लिनिक में चले जाइए सरकारी, और वहां से जाके आप दवा ले लीजिए साहब, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अंबानी जी या कोई भी बड़ा व्यक्ति, बड़ा या कोई बड़ा अधिकारी या कोई भी है, वो उन डिस्पेंसरीज में और उसमें नहीं जाएगा। उसको पता है बुखार आ रहा है, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर खड़ा कर देगा ला करके कि बुखार आया कैसे, ये पता लगाओ, आया ही क्यों। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें समान रूप से उपलब्ध करवाना ही, आर्थिक रूप से उपलब्ध करवाना ही आर्थिक न्याय है। जब हम आर्थिक न्याय की, आर्थिक समानता की बात करते हैं, देखिए दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें, कुछ जरूरतें आदमी की जो हैं वो साइकोलॉजिकली होती हैं, और कुछ चीजें, कुछ जरूरतें जो हैं वो फिजियोलॉजिकली होती हैं। तो जो चीज हमें शांति चाहिए, हरा भरा वातावरण चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, इस तरीके की चीजें जो हैं ये आती हैं आपका मतलब होता है कि साइकोलॉजिकली ये होता है कि आप ऐसी जगह रहें, आपका पड़ोस अच्छा हो, लोग अच्छे हों, आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो। अब ये सब कब होगा? ये सब तब होगा कि जब आदमी आर्थिक रूप से सक्षम हो। क्योंकि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ये अलग बात है, एक आदमी को 50,000 मिल रहे हैं, एक आदमी को 5 लाख मिल रहे हैं, एक आदमी को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, एक आदमी 10,000 कमा रहा है, लेकिन ये तो चलो उसकी अपनी योग्यता के ऊपर है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी सामाजिक रूप से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध ना हो, लोग अपने आप को ये ना समझें कि चलो ठीक है, अगर कोई बात हो जाएगी तो अस्पताल है, हम चले जाएंगे, हमारी कोई नहीं सुनेगा तो पुलिस सुनेगी, हमारे लिए कोर्ट है, या राशन अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ तो सरकार मेरे लिए व्यवस्था कर रही है, मुझे खाने, जीवन यापन करने के लिए मिल रहा है। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं, तब व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे लिए भी व्यवस्था है। अगर मेरे लिए सारी चीजें आर्थिक रूप से उपलब्ध हैं, आर्थिक चीजें, तो जाहिर सी बात है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति को कहाँ से क्या मिल रहा है, या देश के सबसे बड़े अफसर को कहाँ से क्या मिल रहा है, या जो भी लोग हैं किसको कहाँ से क्या मिल रहा है। मुझे पता, ठीक है, मैं 50,000 की मेरी नौकरी है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे अस्पताल की जरूरत पड़ेगी तो वो भी उपलब्ध है मेरे लिए, मेरे लिए खाना भी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है, मेरा पड़ोस भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। तो इस तरीके से ये शारीरिक और भौतिक जरूरतें जो होती हैं आदमी की, मानसिक और भौतिक जरूरतें या मानसिक और शारीरिक जरूरतें, वो इस तरीके से पूरी होती हैं। अब अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा?
या जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए अगर ऐसा नहीं होगा, सीधी सी बात है, एक आदमी है और उसको खाना चाहिए, उसको खाना नहीं मिल रहा है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो भूखा रह लेगा। 16वें दिन वो कहेगा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब अगर आराम से नहीं मिल रहा है तो मैं किसी का छीन लूं, कहीं से चोरी कर लूं, इस तरीके की चीजें करेगा, अपराध बढ़ेंगे। हालांकि सिर्फ इसीलिए अपराध नहीं होते हैं, लेकिन अपराध होने के पीछे एक कारण ये भी होता है, असमानता। लोग अमीर हैं, अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ वो कर नहीं पा रहा है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, उसको इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे लिए अस्पताल उपलब्ध है, उसको पता है पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके की जब चीजें आ जाती हैं तो आदमी इनसिक्योर फील करता है, उसके अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है। और जब असुरक्षा की भावना आ जाती है तो क्या होता है कि तब होता है देश में या आपके राज्य में विद्रोह। तब लोग करते हैं विद्रोह अपनी ही सरकार के खिलाफ। भाई अब पीछे की जो क्रांतियां हुई हैं और जो चीजें हुई हैं उसमें देखिए, लोगों ने जो विद्रोह, तब इसी तरीके के हालात थे तो लोगों ने विद्रोह किसके खिलाफ किए, अपने राजा के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ। और इस तरीके की चीजें कि नहीं ये नहीं चलेगा, आप इस व्यवस्था को बदलिए, पूंजीवाद नहीं चलेगा, मार्क्सवाद लाइए, मार्क्सवाद नहीं चलेगा, समाजवाद लाइए, या जो भी इस तरीके की विचारधाराएं उत्पन्न हुई वो इसी तरीके से उत्पन्न हुई। अब अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो कहने का मतलब ये है कि फिर क्या होगा, फिर तो आपके अंदर ही राज्य में अशांति फैल जाएगी, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, आपस में ही सब लड़ मर रहे होंगे। जब इस तरीके की चीजें हो जाएंगी तो फिर सरकार, पुलिस प्रशासन का ध्यान जो है वो इन चीजों पे लग जाएगा। और आप देखिए जहां इस तरीके की चीजें हैं, कहीं किसी भी राज्य में, किसी भी देश के, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में, वहां पर उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और वो लोग जो हैं वो इन्हीं झगड़ों में ही उलझे रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को समान रूप से आर्थिक न्याय, आर्थिक समानता की प्राप्ति हो, सबको अवसर उपलब्ध हो। और तभी, क्योंकि देखिए सिर्फ लाइन में लगकर कि मैं 18 साल का हूं, आप भी 18 साल के हैं, सब दोनों लोग इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे वोट डाल के आएंगे, मैं भी समान तुम भी समान, इससे देश प्रगति नहीं करने वाला है आपका। अगर आपको चाहिए कि आपका देश प्रगति करे, आपका देश आगे बढ़े, लोगों में सिक्योरिटी हो, इनसिक्योरिटी ना हो, डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि सभी लोग जो हैं उनको आर्थिक रूप से, मतलब राजनीतिक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन राजनीतिक से पहले उनको आर्थिक न्याय भी चाहिए, जिससे कि वो लोग फिर बाकी चीजों को उसमें भाग ले सकें, आगे वो कर लें। अब चलिए चलते चलते हम जान लेते हैं कि आखिर संविधान में वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमें आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, आर्थिक न्याय की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए साथियों, जब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा संविधान जो है वो, उसमें ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो हमें आर्थिक न्याय की ओर ले जाते हैं, आर्थिक समानता की ओर ले जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, उसमें आपका अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 जो है वो ये कहता है कि आपको समान अवसर, समानता की बात करता है आर्टिकल 16, समानता के अधिकार की बात करता है, तो वो ये कहता है कि आपको समान रूप से अवसर प्राप्त हैं कुछ भी जो है करने के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक, जैसा मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ, बार बार, और पिछले 2 वीडियो में भी मैंने कहा है कि इस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप राजनेता के बेटे हैं तो आपका जो है सिविल सर्विस में ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, या आपको 10 नंबर कम लाओगे तब भी हो जाएगा, और मैं एक आम आदमी और मुझे जो है पूरे नंबर लाने पड़ेंगे। नहीं, आप राजनेता के बेटे हो या आप आम आदमी हो,
आपको सिविल्स की दोनों को तैयारी करने का अधिकार है, दोनों एग्जाम दे सकते हैं और दोनों के लिए एक ही प्रोसीजर है जो ये कहता है कि आप जो है मतलब जो है समान रूप से आपको वहां पे ट्रीट किया जाएगा। कोई इस तरीके का कोई वहां पर असमानता नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, ठीक है, किसी भी आधार पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 जो है संविधान का अनुच्छेद 19 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी काम, कुछ भी रोजगार जो है वो चुन सकते हैं। मतलब ऐसा जैसे मैं हूं, मान लीजिए मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए ये मतलब नियम बना दिया गया है कि साहब मैं राजनेता नहीं बन सकता, मैं अफसर नहीं बन सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकता, या मैं सिर्फ टीचर तक ही बन सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो मन करे आप करिए कानून के दायरे में। ये नहीं है कि आप कह दोगे जी मैं तो आतंकवादी बनूंगा, तो आप जो है ऐसा नहीं चूज कर सकते कि जी संविधान अधिकार देता है मेरी मर्जी, मैं तो आतंकवादी बनूंगा, या मैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करूंगा, या मैं नशे का कारोबार करने लगूंगा गैर कानूनी। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान के ही दायरे में रहते हुए आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 21, और ये आप लोगों के लिए जनरली भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। आप इसको दूसरों के साथ भी बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो आपका जीवन यापन का अधिकार है, जो आपका सोर्स है जीवन यापन का, भाई किसी न किसी तरीके से तो आदमी करता होगा ना, नौकरी कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, दुकान चला रहा होगा, हवाई जहाज उड़ा रहा है, या XYZ बहुत सारी चीजें, कोई फौजी है, कोई कुछ है। तो ये आर्टिकल जो है हमें ये अधिकार देता है, संविधान का अनुच्छेद 21, कि आपको आपके जीवन यापन करने वाले संसाधन से, स्रोत से आपको नहीं हटाया जा सकता है, आपसे वो नहीं छीना जा सकता है, जब तक कि कोई उसका वाजिब कारण ना हो। जैसे कि आप जब दुकान मान लीजिए आपने ले ली और आप कोई बिजनेस वहां पर चलाते हैं, तो दुकान का जो मालिक होगा, यानी जिस ओनर जो होगा, जिसकी वो दुकान होगी, दुकान मतलब आपने ले लिया, आप किराए पे चला रहे हैं, आप आपकी दुकान है, लेकिन वो जगह जिसकी होगी, ऐसा नहीं है कि वो आपको वहां से निकाल दे। भले ही आप लाख एग्रीमेंट करवा लें, चाहे कुछ भी करवा लें, ये एक मौलिक अधिकार है। अगर आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते हैं, तो वहां पे उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन, कोर्ट कुछ भी सोल्यूशन बताए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, कि साहब ये पिछले 3 महीने से किराया नहीं दे रहा इसलिए मैं निकाल रहा था, तो कोर्ट कहेगा ठीक है आप 3 महीने का किराया ले लो। लेकिन कोर्ट ये नहीं कहेगा हाँ अच्छा किया, 3 महीने का किराया नहीं दे रहा, धक्के मार के भगाओ इसको। ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की, तो संविधान का अनुच्छेद 23 और संविधान का अनुच्छेद 24 जो संविधान का अनुच्छेद है वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, और संविधान का अनुच्छेद 23 जो है वो आम लोगों के काम के बारे में बात करता है, कि आपको जो भी काम आप करते हैं या जो भी काम आपसे कराया जाता है, तो उसमें क्या है कि भाई आपको बेगार नहीं आपको करनी पड़ेगी। आप ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपसे ओए इधर आ ये काम कर, चल झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगवा लिया आपने फ्री में। तो ये इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, या किसी से आपने काम करवा लिया और उसको भगा दिया कि साहब आप तो भाई बड़े अफसर हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं किसी से। नहीं, उसके लिए आपको भाई पे करना पड़ेगा। आप अगर आपका आदमी ने काम किया तो आप उसको पे करिए उसके लिए। दूसरी चीज ये है कि जैसे बच्चों से आप काम कोई ऐसा खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो ये है कि आप काम ही नहीं करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जहां पर 14 साल के बाद भी अलाउड करता है कानून, तो वहां पर भी वो ये कहता है कि जो खतरनाक चीजें हैं वहां पर आप बच्चे को नहीं लगा सकते हैं। बच्चा चाय की दुकान पे तो काम कर सकता है कि उसको चलो चाय बनानी है, बर्तन धोने हैं, चाय इधर उधर दे के आनी है। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप किसी भारी ऐसी फैक्ट्री में लगा दें, खतरनाक जगह में लगा दें, जैसे जहां पर शीशा पिघलाने का काम होता हो, लोहा पिघलाने का काम होता, तो आप ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं। इन सब के अलावा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी राज्य को, यहाँ पर राज्य से मतलब देश है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए,
वो राज्य को ये निर्देश देता है और ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है, बताता है कि आपको यानी राज्य को ये सारी चीजें, ये सारे प्रावधान, मतलब ये कंपलसरी नहीं है लेकिन संविधान में ये लिखा हुआ है राज्य के लिए कि आपको ये करना चाहिए, आप ये करेंगे, यानी कि वो बताता है कि आप ये करिए जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए। तो क्योंकि जब यही सब चीजें होंगी, जैसे मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है कि जैसे ये होता है कि सरकार ने फिक्स कर दिया है, दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा अभी मजदूरी मिल रही है, जो न्यूनतम वेतन मिलता है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी पैसे बढ़ा दिए हैं, तो अब शायद उनका ज्यादा हो गया सबसे। तो इस तरीके की चीजें, मतलब ठीक है, फिक्स कर दिया है कि आप अगर इस लेवल का काम करवाएंगे किसी से तो आप उसको 15,000 से कम नहीं दे सकते। तो वहां पर उस व्यक्ति की मजबूरी हो गई ना काम करवाने वाले की, आपको 15,000 रुपए देगा। हो सकता है वो आपसे कहता कि ये 5,000 रुपए ही मैं दूंगा और आप 5,000 रुपए में काम करेंगे। आप 5,000 रुपए में इसलिए काम करेंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं मिल रहा है, 5 तो मिल रहे हैं, चल कोई बात नहीं, रोटी तो खा ही लूंगा। तो ये सब चीजें जो है, ये क्या है, ये स्टेट को जो है एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट करती हैं और हमें जो है ये अधिकार, ये व्यवस्थाएं, ये न्याय प्रदान करती हैं ताकि सभी लोग जो हैं अपना अपना विकास कर सकें। क्योंकि जब जनता का विकास होगा, सबका विकास होगा, तभी कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी समाज उन्नति करता है। जब तक लोगों का विकास नहीं होगा, उसमें रहने वाले लोगों के पास चीजें नहीं होंगी, तब तक वो विकास नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आर्थिक न्याय का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। मिलते हैं नए अध्याय में। नमस्कार।